नमस्कार आप सभी को। मैं अजीत पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल उसका क्लासेस पे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित आपके नोट्स लेके आए हैं जो कि भारत की प्रमुख नदियों के बारे में है। तो इस नदियों से संबंधित क्वेश्चन आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि यह मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही वरदान साबित होगा और इसको बिना स्किप किए हुए देखेंगे। तो आइए बिना बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखें तो भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। यहाँ है भारत की प्रमुख नदियाँ के बारे में चर्चा होने वाली है। तो यहाँ से देखिए, ये आपकी जो है मुख्य धारा है। क्या है दोस्तों? ये मुख्य धारा है। ये सब नदी तंत्र हैं और इसमें जो ये सब नदियाँ हैं, ये उनकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम आज जानने वाले हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा। देखते हैं अगला दोस्तों, ये है, ठीक है, भारत की प्रमुख नदियाँ। हमारे भारत देश में मुख्यतः 4 नदी प्रणालियाँ हैं। कैसे कितनी है दोस्तों? 4 नदी प्रणाली, ठीक है। कितनी नदी प्रणालियाँ हैं? 4। अफवाह तंत्र की बात करेंगे। उत्तर पश्चिमी भारत में सिंधु नदी प्रणाली, उत्तर भारत में गंगा नदी प्रणाली, उत्तर पूर्व में भारत में ब्रह्मपुत्र नदी नदी प्रणाली तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगले वीडियो में, सॉरी, अगले नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों क्या है, भारत के अफवाह तंत्र की बात करेंगे दोस्तों। तो भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में भी विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला है दोस्तों हिमालयी अफवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है इसकी सहाय इसमें नदियां हैं दोस्तों। सिंध नदी है, सिंध नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र। ये दोस्तों 12मासी नदियां होती हैं, ठीक है। यानी इसमें हिमालय से बर्फ से पिघलते हुए पानी अक्सर आता रहता है झरने के रूप में। ऐसे नदियां फिर बहती रहती हैं, झरनों से होकर के ऐसे गुजरती हैं आगे। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की बात करेंगे दोस्तों, जब वर्षा वगैरह होती है तब ये नदियां अपने रौद्र रूप में आती हैं। तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियां हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अगला क्या है, हिमालयी नदी, ये 12मासी होती है। तो आपको बताया गया था ये सिंध नदी तंत्र, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र। इसमें प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियां हैं। अगला देखते हैं प्यारे साथी क्या है। अब बात आती है हिमालय की नदियां, ठीक है दोस्तों। हिमालय की नदियों की बात करेंगे तो इसमें पर्वतीय मार्ग युवा अवस्था के साथ बी आकार की घाटियां निर्माण करती हैं, छिपकलियां बनाती हैं, जलप्रपात का निर्माण करती हैं। मैदान ऐसे इन सब का निर्माण करते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। जैसे गोखुर झील हो गया आपका, बाढ़ के मैदान हो गया दोस्तों, गुम्फित वाहिकाएं और डेल्टा का साथ साथ निर्माण करती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। यहाँ से देखते हैं तो अधिकांश प्रायद्वीप नदियों की बात करें दोस्तों, ये मौसमी होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं दोस्तों? मौसमी, यानी जब वर्षा का समय आता है तब ये अपने बहुत ही रौद्र रूप में प्रवाह के लिए जानी जाती हैं दोस्तों। तो इनका वर्षा पर निर्भर करता है। इनका प्रवाह किस पर वर्षा सॉरी दोस्तों निर्भर करता है? वर्षा पर। अगर ये वर्षा होगा तभी ये नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां आपको देखने को मिलेंगी। कुछ नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, जो विशाल अफवाह क्षेत्र वाली नदियां हैं, इनसे वर्ष भर इसमें जल दोस्तों भरा ही रहता है, ठीक है। तो गोदावरी हो गया, कृष्णा नदियां, ये बहुत ही विशालकाय की अफवाह क्षेत्र प्रणाली नदियां हैं। इनमें दोस्तों वर्ष भर जल भरा ही रहता है। बात करें प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो ज्वार नदमुख जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती के अलावा शरावती, मांडवी, जुआरी, भारतपूछा, पेरियार, पंबा आदि नदियां पश्चिम अरब सागर में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। बात करते हैं प्रायद्वीप पठार की मुख्य नदियों के बारे में दोस्तों, जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से? उत्तर से
दक्षिण की ओर। तो इसमें प्रमुख नदियां हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार, कावेरी और वैगई नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, माही, ताप्ती, मांडवी आदि नदियां एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, 1960 के 1960 भारत और पाकिस्तान के सिंधु समझौते के अंतर्गत 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी, सतलज के 80% जल का उपयोग भारत करेगा। ठीक है, किन किन नदियों का 80% जल? ब्यास, रावी, सतलज के 80% जल का। ठीक है, जबकि सिंधु, चेनाब और झेलम के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ऐसा जो है सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, हिमालय बहुतंत्र की बात करेंगे तो इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि इनकी सहायक नदियां हैं। यहाँ से इसके इन लोगों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से, ये सिंधु नदी है आपकी, ये चेनाब नदी है, ब्यास है, सतलज है यहाँ पे, साथ ये चाइना आपका है, ये नेपाल है। यहाँ से ये सिंधु नदी जो होते हुए झेलम वगैरह, यहाँ सिंधु नदी आती है दोस्तों, ये अरब सागर में जाकर गिरती है। यहाँ आपका झेलम नदी है, ये है आपका चेनाब नदी, यहाँ से रावी नदियां निकलती हैं, और ये ब्यास नदी है। सतलज और ब्यास आकर के यहाँ मिलती हैं और आगे दोस्तों चली जाती हैं। ठीक है, जाके अरब सागर में गिरती हैं। तो देखते हैं अगला पॉइंट, भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां सहायक नदियों तथा भार भूमि को पवित्र करते हुए बहती हैं। भारत की कुछ प्रमुख नदियों की जानकारी यहाँ पे नीचे आपको दी गई है। बात करते हैं सिंधु नदी की। ठीक है दोस्तों, बात करने वाले हैं हम सिंधु नदी की। तो यहाँ से देखें दोस्तों, सिंधु नदी सिंधु नदी की बात करेंगे, एक सेकेंड मेरे साथी। तो इसके इसको क्या कहते हैं? इंडस नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इंडस नदी भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ था। इसका उद्गम जो कहाँ से हुआ था दोस्तों? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील झील से हुआ है। सॉरी, सिंधु नदी तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों, 2880 किलोमीटर है। यह एक भारत में तथा भारत में इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 992 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कौन? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है तथा हिमालय में अत्यधिक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अत्यधिक इसकी सहायक नदियां के बाद सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे दोस्तों तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। अगला देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी होने वाली है दोस्तों? झेलम नदी। बात करते हैं झेलम नदी की। तो इसका उद्गम जो है कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट बेरनाग नामक स्थान से हुआ है दोस्तों। कहाँ से? कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट बेरनाग नामक स्थान से हुआ है। बुलंद झील से मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। किससे मिलने के बाद दोस्तों? बुलंद झील से मिलने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, झेलम नदी दोस्तों कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? तो कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट बेरनाग नामक स्थान पे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। झेलम नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों तो 724 किलोमीटर है। एवं भारत में इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 400 किलोमीटर है। टोटल लंबाई की झेलम नदी की बात करेंगे 724, जिसमें से इसकी लंबाई जो भारत में है वो 400 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करेंगे तो पोहरू, नल्लाह, सिंध इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सी नदी होने वाली है दोस्तों। तो अगला है हमारी ब्यास नदी। ठीक है दोस्तों, क्या है? ब्यास नदी। ये सभी हिमालयी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। हिमालयी अफवाह तंत्र हैं दोस्तों, जो हिमालय से निकलती हैं। इन नदियों का उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से हुआ है। कहाँ से दोस्तों इसका उद्गम हुआ है दोस्तों? तो रोहतांग दर्रे के समीप जो है ब्यास कुंड से हुआ है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर तय करते हुए पंजाब में सतलज नदी से ये दोस्तों मिल जाती है आगे चलते हुए यहाँ से। ठीक है,
ब्यास कुंड से निकलती है दोस्तों 470 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पंजाब में आकर के सतलज नदी से इसका मिलन हो जाता है दोस्तों। प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे तो बन्नेर, चक्की, पार्वती इसकी जो है प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। यह सतलज नदी नदी में हरके के निकट मिल जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों कौन सी नदी है दोस्तों। चेनाब की बात करेंगे तो अगली नदी जो हमारी चेनाब है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है। यह पीर पंजाब के समांतर बहते हुए किसतवाड़ निकट पीर पंजाब में गहरा कार्य बनाती है दोस्तों। भारत में चेनाब नदी की लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान में जाकर के सतलज नदी में दोस्तों क्या मिल जाती है। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे दोस्तों मारू सुदर और नीरू है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। ये पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको नोट रखेंगे दोस्तों। तो इसे हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है दोस्तों? चंद्रभागा। तथा सिंधु की से ये सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थान कहाँ से हुआ दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट है दोस्तों क्या है हमारा? रावी नदी। रावी नदी की बात बात चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसको हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 720 किलोमीटर। ठीक है, रावी नदी की यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के छक के निकट चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों कौन सी नदियां होने वाली है दोस्तों। तो सहायक नदी अगली हमारी कौन सी है दोस्तों? सॉरी, सतलज नदी। कौन सी है दोस्तों? सतलज नदी। इसकी उद्गम स्थान की बात करें तो तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ है दोस्तों। कहाँ से हुआ है दोस्तों? उद्गम इसका तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर दूरी तय करते हुए पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पे दोस्तों मिलती है? पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है दोस्तों। सतलज नदी जो है इसका उद्गम स्थित तिब्बत, सॉरी इसका उद्गम जो है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ थी। भारत में सतलज नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों तो 1050 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बना है दोस्तों। जो बांध बना है नागल बांध, ये सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी की बात करें या तिब्बी यहाँ दिया गया है, तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। सिंधु नदी के समांतर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे जाके पंजाब में पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी से मिल जाती है। लेकिन चेनाब में मिलने से इसे ब्यास नदी आकर मिलती है। चेनाब में मिलने से पहले इससे ब्यास नदी आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों क्या कौन सी नदी है हमारे पास। तो गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी की बात करें इसका उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों? तो उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। उद्गम इसका कहाँ हुआ दोस्तों? उत्तराखंड के हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी के देवप्रयाग से मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देवप्रयाग मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा यमुना से मिलती है जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है दोस्तों। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसमें पद्मा कहा जाता है दोस्तों। इसमें बांग्लादेश में क्या कहा जाता है दोस्तों? पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। बांग्लादेश में प्रमुख बांग्लादेश में समुद्र से मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है दोस्तों। बांग्लादेश में समुद्र से मिलने से पहले ये ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिलती है। तो इसका नाम मेघना हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है दोस्तों? मेघना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे, आप याद रखेंगे। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है इसमें पद्मा नाम से जाना जाता है दोस्तों। जब बांग्लादेश में समुद्र से मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो इसका नाम क्या है दोस्तों? मेघना। क्या है दोस्तों? मेघना हो जाता है।
गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो 2525 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई जो 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन का डेल्टा, ये भी दोस्तों याद रखेंगे। पश्चिम गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे दोस्तों तो यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि नदियां हैं। ठीक है दोस्तों। अगला कौन सी नदी है देखते हैं दोस्तों, यमुना नदी की बात करेंगे। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम जो है दोस्तों उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है दोस्तों। कहाँ से हुआ है? यमुनोत्री यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है जो बंदरपूर पहाड़ी पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं दोस्तों। यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफर तय करते हुए इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा में नदी में मिल जाती है आकर के। ठीक है। कहाँ पे मिलती है दोस्तों? इसको इलाहाबाद पहले था दोस्तों, अब इसको प्रयाग के नाम से जाने लगा है दोस्तों, तो यहीं पे आकर के मिल जाती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे दोस्तों तो टोंस, चंबल, बेतवा, केन तथा काली सिंध आदि शामिल है दोस्तों। यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी भी कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों कौन सी नदी है, दोस्तों चंबल नदी। ये डाकुओं के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। बीहड़ में रहते हैं यहाँ पे डाकू, आज भी रहे हो रहे हैं। अब ये तो बता नहीं सकते दोस्तों, लेकिन ऐसा सुनने में पहले तो आता था। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में दोस्तों। अगर कोई दोस्तों इस यहाँ पे चंबल जाने से भी डरता था, एक समय था दोस्तों। चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो 950 किलोमीटर है। यह नदी बीहड़ों गड्ढे का निर्माण करती है दोस्तों। बड़े बड़े बीहड़ इसमें होते हैं जहाँ लोगों को छिपने का स्थान होता है दोस्तों। चंबल नदी इंदौर स्थित मऊ क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी की लंबाई जो कितना है, 950 किलोमीटर, ये सॉरी 965 किलोमीटर। यहाँ से देखें दोस्तों। अगला है घाघरा नदी की बात करेंगे तो इस नदी का उद्गम जो है माप चाचुंग ग्लेशियर से हुआ है दोस्तों, जो तिब्बत के पठार में स्थित है या नेपाल के मध्य से बहती है। अ, हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए यह राशिपानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। घाघरा नदी बिहार में छपारा के पास छपरा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों तो 1200 किलोमीटर है। घाघरा या सरयू नदी जिसको बोलते हैं दोस्तों, सरयू नदी जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है दोस्तों, भारत के उत्तरी उत्तरी भाग में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम जो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में होता है दोस्तों। फिर शारदा नदी में विलय हो जाती है, जो काली नदी भी इसको कहा जाता है दोस्तों। फिर यह गंगा नदी में मिल जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों कौन सी नदी है हमारे पास, तो दोस्तों अगला है गोमती नदी। यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में होगा था इसका। गोमती नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में हुआ है दोस्तों। ठीक है। कहाँ पे हुआ है मेरे प्यारे साथी? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है दोस्तों, जिसे फुलहार झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलहार झील। गोमती नदी की बात करें, लंबाई की बात करें तो 960 किलोमीटर है। यह गंगा नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ये भी पॉइंट नोट में रखेंगे दोस्तों। इसका जो है गंगा नदी की एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानों से होता है दोस्तों। अगला देखते हैं प्यारे साथी कौन सी नदी हमारे पास है, तो कौन सी नदी है दोस्तों? गंडक नदी की बात करेंगे। इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा से बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा में नदी में मिल जाती है।
गंडक नदी की लंबाई की बात करें तो 425 किलोमीटर है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह हिमालय से निकल करके दक्षिण पश्चिम बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बहती हुई पटना के सम्मुख गंगा में आकर के मिल जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों कौन सी नदी है हमारे पास। तो दोस्तों अगली नदी जो है वो कोसी नदी है भारत की, ठीक है। कोसी नदी का उद्गम स्थान जो है प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है, जो नेपाल, हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत से निकलती हैं। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम है अरुण, जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों तो 750 किलोमीटर। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है दोस्तों। यह प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति पहुंचाती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। दोस्तों बिहार का शोक किसे कहते हैं दोस्तों? तो कोसी नदी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं दोस्तों? तो कोसी नदी को, ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे साथी कौन सी नदी है, तो दामोदर नदी। उद्गम की बात करें दोस्तों छोटा नागपुर के पठार में स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है इसका उद्गम। यह झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। दामोदर द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही लाती है। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी। और बिहार का शोक आपका यहाँ पे देखे हैं दोस्तों, कौन सी नदी है? कोसी नदी। बिहार का शोक की बात करेंगे तो कोसी नदी। और आपका दामोदर नदी जो है इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है दोस्तों स्थित है। दामोदर नदी पर अमेरिका की टेंसी नदी घाटी परियोजना पर ये आधारित है। अगला देखते हैं दोस्तों कौन सी नदी है हमारे पास। तो अगला नदी जो है बेतवा नदी है। बेतवा नदी का उद्गम की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से होता है। यह रायसेन जिले में स्थित कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इस नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 475 किलोमीटर, ठीक है। कितना है दोस्तों? 475 किलोमीटर बेतवा नदी की लंबाई है। उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है दोस्तों बेतवा नदी। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से आकर के मिल जाती है। इसी नदी पर माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है, ठीक है। इसको आप पॉइंट नोट कर लेंगे। इसी नदी पे माता टीला एवं राजघाट बांध इस पे कहाँ पे दोस्तों? बेतवा नदी पे। इसकी लंबाई की बात करेंगे 475 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से आकर के मिल जाती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित कुमारगांव के निकट विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है। अगला देखते हैं कौन से हमारे पास दोस्तों नदी होने वाली है दोस्तों। अगली जो नदी है दोस्तों वो सोन नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? सोन नदी, ठीक है। इसकी उद्गम की बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सीधी जिलों में बहती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तब पटना के समीप गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी की लंबाई की बात करेंगे 775 किलोमीटर है। इस नदी पर बाढ़ सागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना संचालित है। तो सोन नदी पे बाढ़ सागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना संचालित है दोस्तों। अगला देखते हैं हमारे पास कौन सी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदियों की बात करेंगे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम किस बात करेंगे, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 5150 ऊंचाई पर हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से भी जानी जाती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? सांगपो नाम से भी जाने। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह दिहांग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? दिहांग, ठीक है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से भी जाना जाता है तथा बांग्लादेश में इसे यमुना कहते हैं दोस्तों। बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? यमुना नदी कहते हैं। तथा
असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों की सम्मिलित धारा को मेघना कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम जहाँ मिलते हैं वहां पे दोस्तों उसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक है, उसकी जहाँ पे मिलती है धारा उसको मेघना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर है। भारत में यह 916 किलोमीटर लंबी। इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजेली द्वीप स्थित है। अगला देखते हैं कौन सी नदी है दोस्तों, तो नर्मदा नदी। अगली कौन सी नदी है दोस्तों, हमारी नर्मदा नदी है। तो यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तथा यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गुजरात में भड़ाओज के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती या एस्चुरी का निर्माण करती है। इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना तथा सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। नर्मदा नदी पर कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक के इस नदी का उद्गम होता है दोस्तों। पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच एक भ्रंश घाटी से होते हुए ये बहती है। ठीक है, यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे, ओरसंग, तवा और सेर नदियां हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्यारे साथी कौन सा नदी है दोस्तों, तो ताप्ती नदी है। अगली हमारी कौन सी दोस्तों है? ताप्ती नदी। इस नदी के उद्गम की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास हुआ है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इस नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की बात करेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती है। ये अरब सागर में जाकर के लास्ट में मिल जाती है। अगला बात करेंगे दोस्तों कौन सी नदी है दोस्तों, तो महानदी है। अगला कौन सा है दोस्तों, तो महानदी। महानदी के उद्गम की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिवा पहाड़ियों से होता है दोस्तों। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना है दोस्तों। किस नदी पे? जो हीराकुंड बांध बना हुआ है दोस्तों, महानदी उड़ीसा में। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पे बना है दोस्तों, तो पूछा जाता है बांध कभी कभी कभार दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य में है। महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। इसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है, बताया गया दोस्तों। यह नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, तेल नदी और जोंक महानदी तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है, गोदावरी नदी की बात करेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है दोस्तों। ठीक है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी पॉइंट नोट रखेंगे दोस्तों। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करेंगे दोस्तों, जो 1465 किलोमीटर। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की गंगा के नाम एवं वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो ये आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पठार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ये सब भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय नदियों की बात में सबसे ये लंबी नदी गोदावरी नदी। ठीक है, वैसे तो गंगा नदी है, लेकिन दोस्तों अगर हम प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी की बात करेंगे दोस्तों, तो कौन सी है दोस्तों, गोदावरी नदी। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखें, पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी सहायक नदियां हैं।
अगला देखते हैं दोस्तों कौन सी नदी है दोस्तों, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर निकट स्थित एक झरने से निकलती है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के समीप विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इस नदी की लंबाई की बात करेंगे दोस्तों तो 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्री सैलम परियोजना निर्मित है। कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। ये प्रायद्वीपी जो है नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी जो का उद्गम बात करें महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कृष्णा नदी जल विवाद कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों कौन सा पॉइंट है हमारे पास। अगली है कावेरी नदी। अगली जो नदी है जानने वाले हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। यह नदी 800 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ से दोस्तों? इसको करके निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, और कर्नाटक, तमिलनाडु में बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों कौन सी नदी है हमारे पास। तो अगली नदी जो है दोस्तों हमारे पास है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बारणी बरडी पहाड़ी से दोस्तों निकलती है क्षिप्रा नदी, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। यह नदी इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है दोस्तों, जहां प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। कहाँ दोस्तों? क्षिप्रा नदी में। कहाँ पे? उज्जैन में। ठीक है। अगला देखते हैं कौन सी नदी है दोस्तों, तो माही नदी की बात करेंगे। तो वो इसका उद्गम जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। यह गुजरात में खंबार की खाड़ी से गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है दोस्तों? माही नदी। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों कौन सी नदी है हमारे पास। अगली नदी है दोस्तों साबरमती नदी। राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इस नदी के किनारे अहमदाबाद तथा गांधीनगर बसे हुए हैं। कहाँ पे? साबरमती नदी के किनारे। अगला देखते हैं कौन सी है, तो यहीं पे हमारा सेशन एंड होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत मेरी तरफ से मैं अजीत पाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।